बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो जनरली जो आप डेली यूज में वो वर्ड्स यूज करते होंगे हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उन वर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग, उन बेसिक टर्म्स को ही हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, अभी तो हम कितनी बार डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन है मनी टर्म्स में होगी। तो जब हम बात करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की तो वो सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन की ही बात होती है। तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपकी फिनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, वो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। यानी जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उससे आपकी किसी ना किसी असेट में, लाइबिलिटी या कैपिटल में कोई ना कोई चेंज जरूर आएगी। फिर कहते हैं मेन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के फीचर क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी आई, यानी कहाँ पे आपने गुड्स परचेज या सेल की है, कैश या क्रेडिट पे, या सैलरी पे की है एम्प्लॉइज को, या इंटरेस्ट पे किया है बैंक से जो मनी बोरो की थी उसके ऊपर, वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। सोशल एक्टिविटीज को आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हो। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट परचेज किया, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोशल एंगेजमेंट। देन कहते हैं ट्रांजेक्शन आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज के बीच में। यानी जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में दो अलग अलग एंटिटीज के बीच में जो एक्टिविटी है वो होती है। जैसे आपने किसी से परचेज किया या आपने कोई सेल की। जबकि इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जो आपके बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन होने हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट के ऊपर, वो आपके बिजनेस एंटिटी में ही होने वाली ट्रांजेक्शन है, वो आपकी इंटरनल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। तीसरा, बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपके फिनेंशियल पोजीशन पे कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। यानी किसी ना किसी असेट में, लाइबिलिटी या कैपिटल में कोई ना कोई चेंज आएगा, और वो चेंज मनी की फॉर्म में एक्सप्रेसेबल होना चाहिए। जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी, वो सब लॉसेज आपके मनी में मेजर कर सकते हो, तो वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। जबकि अगर आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है या रिटायर हो जाता है, तो उस लॉस को आप बुक्स में मेजर नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। क्लियर है? यस मैम। हम कहते हैं कि इवेंट क्या है। एक ट्रांजेक्शन का रिजल्ट, एक ट्रांजेक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इवेंट होगा। जैसे सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैपिटल के साथ, उसने गुड्स परचेज की 4 लाख की, और उसमें से 3/4 गुड्स बेच दिए 3,80,000 की, और उसने 20,000 रुपए का रेंट भी पे किया। तो अब इसमें देखो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है। भाई सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन कौन सी है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन तो है कि उसने कैपिटल लगाई है 5 लाख, ठीक है। देन उसने गुड्स परचेज की है 4 लाख की कैश में। फिर कह रहे हैं उसने उन गुड्स में से 3/4 गुड्स सेल कर दी, और देन कहता है कि 20,000 रुपए एज ए रेंट पे किया। ये 4 हो गई उसकी ट्रांजेक्शन। अब बात आती है कि इवेंट कौन से है। इवेंट होगा आपका इन ट्रांजेक्शन की वजह से, मतलब इतनी चीजें क्यों दे रखी है भाई, वो चीजें इसीलिए दे रखी है ना ताकि आप प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 4 लाख का सामान था उसमें से 3/4 यानी 3 लाख का सामान उसने बेचा 3,80,000। अब कहोगे मैडम 3 लाख का सामान 3,80,000 में कैसे बेचा? 4 लाख का
3/4 कितना हुआ? 3 लाख ही हुआ ना, 4 लाख इंटू 3/4 किया तो, ठीक है। तो 3 लाख वाला यस। सामान बेचा उसने 3,80,000, तो सामान सामान में प्रॉफिट हुआ 80,000 का, लेकिन उसने 20,000 रुपए रेंट भी पे किया है सामान को रखने का, तो 80,000 में से वो 20,000 माइनस किए तो 60,000 का आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। वो जो प्रॉफिट है वो आपका क्या है? इवेंट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, भाई सामान बेचने के बाद 1/4 जो बचा है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 1 लाख रुपए की क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई। फिर कैश बैलेंस निकालोगे 4,60,000 रुपए का, वो भी आपका एक इवेंट है। कैपिटल 5,60,000 रुपए की, वो भी आपका एक इवेंट। क्लियर है? इनको एक्सप्लेन करूं कैसे क्या हुआ? नो मैम। ठीक है। देन कहता है कि अकाउंट क्या होता है। भाई अगर हम नॉर्मली कहें ना, नॉर्मली तो हम कहते हैं अकाउंट का मतलब हमारा बैंक अकाउंट, लेकिन अकाउंटेंसी में जहां पे सारी ट्रांजेक्शन सेम नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, ऐड हुई, सब्ट्रैक्ट हुई एक जगह पे, वो आपका क्या बन जाएगा? उस जगह को आप बोलते हो अकाउंट। यानी एक अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, किससे रिलेटेड? एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड। इसीलिए आप अकाउंटिंग में हर इंडिविजुअल का, असेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का अलग से रिकॉर्ड रखते हो, और वो जगह जहां पे ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो जगह क्या होगी? वो जगह होगी आपकी अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट है तो उसमें राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब रिकॉर्ड होगी। श्याम का अकाउंट है तो उसमें श्याम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है। सैलरी अकाउंट है, सैलरी से रिलेटेड कि भाई किसको कितनी सैलरी पे की है, किसको कितनी सैलरी, किससे कितनी, मतलब भाई कितना अमाउंट पे किया है, किस तरीके से पे किया है, कितना आपका ड्यू है। जो डेफिनेशन दी है कार्टर ने वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू कार्टर एक अकाउंट क्या है? एक लेजर रिकॉर्ड है समराइज्ड फॉर्म में, जिसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड कलेक्ट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। हर अकाउंट में दो साइड होती है। एक साइड डेबिट, जिसको आप लेफ्ट साइड जनरली डेबिट होती है, क्रेडिट राइट साइड जो है क्रेडिट होती है। अब बात करें डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो डीआर, क्रेडिट को लिखते हो सीआर। अब जब डेबिट और क्रेडिट को आप यूज करते हो तो वहां पे अकाउंट की नेचर के अकॉर्डिंग आपके रूल इंप्लीमेंट होंगे। जैसे मान लो कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है तो उनके लिए आपका कौन सा अकाउंट बन जाएगा? कैश अकाउंट। डेबिट में वो सारी एंट्री आ जाएंगी जिनसे आपका कैश बढ़ता है, क्रेडिट में वो एंट्री आ जाएंगी जिनसे आपका कैश घटता है। जनरली क्या होता है, कई बार लोग ये ले लेते हैं डेबिट का मतलब इंक्रीज और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ दो साइड है, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं अकाउंट की कि आपका डेबिट में इंक्रीज होगा या क्रेडिट में इंक्रीज होगा। ठीक है। अकाउंट जो है उसकी कहीं ना कहीं शेप आपके टी लेटर के जैसे होती है, इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट भी बोल देते। क्लियर? यस मैम। देन कहते हैं कि कैपिटल क्या होती है। जो भी ओनर है, जो भी प्रोपराइटर है, वो जितना भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल। अब वो अमाउंट जो है जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा कैश में ही लेकर के आए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है।
ये वो अमाउंट होता है जिसकी हेल्प से आप एसेट्स या गुड्स फर्दर परचेज करते हो। जैसे मान लो अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो सारी करंट असेट और फिक्स असेट को आप ऐड करते हो और उनमें से लाइबिलिटी जो है वो माइनस कर देते हो। सपोज करो आपकी फर्म में क्या है, कैश है 20,000 का, मशीनरी 50,000 की, स्टॉक 1,00,000 का, डेटर 40,000 के, क्रेडिटर 30,000 के। तो उस सिचुएशन में जो कैपिटल है वो कितनी होगी, कैश 20,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 1,00,000, डेटर 40,000, क्रेडिटर 30,000। इन सब मतलब असेट्स को ऐड करके उनमें से 30,000 के आपको क्रेडिटर माइनस करना, आपका अमाउंट आ जाएगा 1,80,000, वो आपकी कैपिटल। ठीक है। देन कहते हैं कैपिटल को अगर रीनेम करना हो या मतलब कैपिटल के अदर नेम्स क्या क्या है, ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ या नेट एसेट, यानी बिजनेस में कितनी एसेट्स बची हुई है बाहर की लाइबिलिटी पे करने के बाद, वो आपकी कैपिटल होगा। ड्रॉइंग क्या है, कोई भी कैश या कोई भी गुड्स जो एक ओनर अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, वो होगा आपका ड्रॉइंग। देन कहते हैं लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी का मतलब वो अमाउंट जो आपकी फर्म ने बाहर के लोगों से यानी प्रोप्राइटर के अलावा जितने भी लोग हैं उनसे लिया है, वो अमाउंट आपका लाइबिलिटी कहलाता है। फिनी एंड मिलर ने कहा लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी आर डेट्स, दे आर अमाउंट्स ओन्ड टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी आपकी उधार है, वो अमाउंट है जो आपने क्रेडिटर्स से उधार ले रखा। ठीक है। इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, लाइबिलिटी को एसेट माइनस कैपिटल से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मान लो आपने गुड्स परचेज की क्रेडिट पे एक पर्सन से, तो उस पर्सन को जितना अमाउंट आपको पे करना है वो क्या बन जाएगा, आपकी लाइबिलिटी। सेम वे आपने बैंक से कुछ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता, क्रेडिट कार्ड सुने हैं कभी की, क्रेडिट यस कार्ड मैम। क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड कि मैम हमें कहीं पे भी पैसे देने पड़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, अच्छा देखो, अगर वो कैश नहीं है तो। बैंक है ना आपको दो तरीके के कार्ड प्रोवाइड करता है, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसको आप एटीएम भी बोलते हो, वो क्या है कि डेबिट कार्ड ऐसा कार्ड है जो आपको जब आपके पास कैश नहीं होती तो पेमेंट करने का ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि डेबिट कार्ड के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने जरूरी। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड कहता है बैंक आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तभी भी आप उस कार्ड को यूज करके अपनी पेमेंट कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जनरली वो 50 या 55 डेज होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट बैंक में जमा करना होता है, अदरवाइज बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के जैसे ही होता है, तो क्रेडिट कार्ड या बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपकी लाइबिलिटी। सेम वे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, अनपेड वेजेज है, वो सब भी आपके लाइबिलिटी के एग्जाम्पल है। फिर बात आती है कि लाइबिलिटी कितने तरीके की। अब आपकी लाइबिलिटी भी दो तरीके की, एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसा अमाउंट जो फर्म को अपने ओनर्स या अपने प्रोपराइटर को देना है, वो इंटरनल लाइबिलिटी। अब तुम एक तरफ तो कह रहे हो, देखो जनरली इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल नहीं आएगी, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आने चाहिए। क्यों, क्योंकि कैपिटल को हम अलग से कह रहे हैं ना कि हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो कैपिटल हमारी एक अलग टर्म। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, वो सारा अमाउंट जो आपकी फर्म को पे करना होता है आउटसाइडर्स को,
वो है आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, वो सब। ठीक है। फिर कहते हैं लाइबिलिटी को अगर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे? देखो, दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, टाइम के बेस पे, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो आपको नियर फ्यूचर में पे करनी है, जनरली 1 ईयर। नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपको रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड में पे करनी है, जनरली आफ्टर 1 ईयर, जैसे आपके डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है। करंट लाइबिलिटी में आपके बैंक ओवरड्राफ्ट आ गए, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, वो सब चीज। ठीक है। देन कहते हैं कि एसेट क्या है? एसेट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी थिंग जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है या बिजनेस के पोजीशन में है, वो आपकी एसेट कहलाती है। यानी कोई भी थिंग जिससे बिजनेस को कैश रिसीव होना है या फिर फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होना है, वो आपकी एसेट। जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, डेटर्स हो गए, वो सब आपकी एसेट्स। डेफिनेशन जो दे रखी है आर.एन. एंथोनी ने कि असेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि आप मनी मीजरेबल कॉस्ट में एक्वायर करते हो। फिन एंड मिलर कहते हैं असेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स हैं द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जिसके राइट्स एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है असेट्स के? जो रिसोर्स है वो वैल्यूएबल होने चाहिए, रिसोर्स फर्म के खुद के होने चाहिए, फर्म ने परचेज कर रखे हो, ओन कर रखे हो, या फिर मतलब जो रिसोर्स है वो आपने एक मीजरेबल मनी कॉस्ट के ऊपर एक्वायर किए। तो जब हम असेट को क्लासिफाई करते हैं टाइम के बेस पे, तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होती है, करंट असेट और नॉन करंट असेट। तो देखो, नॉन करंट असेट ऐसी असेट जो आप लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज करने वाले हो और उनका मेन पर्पज क्या होता है? गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। यानी वो असेट रीसेल पर्पज के लिए नहीं होती। जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, मोटर व्हीकल है, वो सब, वो आपकी नॉन करंट असेट। इनको आप फिक्स असेट भी बोल देते हो। दो तरीके की असेट है नॉन करंट असेट में, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट वो असेट जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, वो सब आपकी टेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल असेट वो असेट है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी आप उनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। लेकिन वो असेट्स फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। वो असेट्स जो है एग्जिस्ट करती है, जैसे गुडविल, जिनको हम कहते हैं कि फर्म की रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब जो है वो आपकी वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट्स होती। ठीक है। देन कहते हैं कि करंट असेट वो असेट जो कि क्या है, सेल पर्पज के लिए है और जिनका पर्पज है कि विद इन 1 ईयर उनको आपको कैश में कन्वर्ट करना। इन असेट्स को शॉर्ट लिव्ड या एक्टिव एसेट भी बोला जाता है। जैसे डेटर्स है, उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एक रीजनेबल टाइम पीरियड में। स्टॉक है, वो आपका कंटिन्यूसली सेल होता है। बिल रिसीवेबल है, उनको भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, आपका ICAI यूएसए क्या कहता है, करंट असेट के अंदर सिर्फ वो असेट इंक्लूड होंगी, कैश और बाकी की वो असेट जो आप ये सोच के चलते हो कि उनसे आपको कैश रियलाइज हो जाएगा
एक नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस साइकिल मान लो आपका जैसे भाई 1 साल की बिजनेस साइकिल है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका कैश रियलाइज हो जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट में क्यों डालते हैं, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस से तो आपको कैश रियलाइज ही नहीं होना है। वो इसलिए डालते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, यस करंट असेट्स को ही हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स को हम फ्लोटिंग असेट या सर्कुलेटिंग असेट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अमाउंट है, इनकी जो नेचर है वो चेंज होती रहती है। मान लो गुड्स सेल कर दी क्रेडिट पे, तो क्या है, गुड्स कम हो गई, आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, सेम वे आपको अगर बीआर रिसीव हो गया किसी डेटर से, तो डेटर कम हो गए, बिल रिसीवेबल बढ़ गए, इसीलिए इनको आप फ्लोटिंग असेट्स बोलते हो। करंट असेट्स जनरली आपकी बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर में शो की जाती है। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, जो असेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है ना, उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे लास्ट में कन्वर्ट होनी है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। इसी वजह से सबसे पहले लिखा जाता है कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, फिर बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में लिखे जाते। अब स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दो ऐसी वैल्यू है जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपका है ना, कौन से वाला कॉन्सेप्ट, जो फ्यूचर लॉसेज को आप लेकर के चलते हो, उस वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम है उसके ऊपर आप शो करते हो। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, अपनी सेफ साइड लेकर के चलते हैं कि भाई जो कम वैल्यू होगी उसे हम बुक्स में शो करें। ठीक है, देन एक और तरीके की असेट होती है, वैसे देखो बुक में एक ही दे रखी है, फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट। फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट कौन सी होती है, ये वो असेट है जो ना तो आपको कैश देने वाली है फ्यूचर में, और ना ही आपको इनसे कोई फर्दर बेनिफिट रिसीव होना है। जैसे आपका क्या होगा, इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसको हम लॉस कहते हैं, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया है, ये एक्चुअल में एसेट नहीं है। ये सिर्फ आप असेट्स में रिकॉर्ड करते हो, किस पर्पज से, ताकि आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर सको। एक और तरीके की असेट होती है जो आपकी बुक में नहीं दे रखी, वेस्टिंग असेट। पता है क्या होती है वेस्टिंग असेट? वेस्टिंग असेट का मतलब ऐसी असेट जो आप यूज के साथ साथ वो असेट जो है वो आपकी कम होती जाती है। जैसे आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो आपके माइंस बोलते हैं हम, जो आपके ऑयल वेल्स होते हैं, वो आपकी वेस्टिंग असेट्स होती है जो यूज के साथ साथ कम होती जाती है, उनको रिफिल करना भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, देन बात आती है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जनरली नए स्टूडेंट्स के लिए कि कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होती है और कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी आनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि कैपिटल रिसिप्ट जाती है बैलेंस शीट में। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, ऐसी रिसिप्ट जो आपको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिसीव नहीं हुई, ठीक है, वो रिसिप्ट आपकी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाती है। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का मतलब नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी से रिसीव नहीं हुई है। जैसे आपने फिक्स असेट सेल की, अब वो आपका हर रोज का काम नहीं है फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट को सेल करना,
वहां से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो आपका कैपिटल रिसीट है। सेम वे कैपिटल जो प्रोपराइटर ने कंट्रीब्यूट की, पार्टनर ने कंट्रीब्यूट की, लोन वगैरह लिए, वो आप कभी कभार लेते हो, डेली नहीं लेते हो, इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज आपकी कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट का मतलब वो रिसीट्स जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से रिसीव होती है, यानी मतलब क्या है, आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिसीव होती है। जैसे आपने गुड्स को सेल किया, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, वहां से आपको मनी रिसीव होती है। फिर कहते हो सेम वे अगर आपने कोई सर्विस रेंडर की है, कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है, कोई कमीशन या फीस रिसीव हुआ है, देन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव होता है, वो सब आपकी रिवेन्यू रिसीट। ठीक है। फिर कहते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी डिसबर्समेंट, कैश का या मनी का ट्रांसफर या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, या फिर आपने कोई लाइबिलिटी इनकर की है, किस पर्पज के लिए, ताकि आप असेट एक्वायर कर सको, गुड्स या सर्विसेज एक्वायर कर सको, वो एक्सपेंडिचर होता है। यानी आपने कोई भी पेमेंट अगर की है किसी बेनिफिट को रिसीव करने के लिए, वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। अब एक्सपेंडिचर भी आपके तीन तरीके के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने किस पर्पज के लिए किया है, फिक्स असेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या फिक्स असेट को एक्वायर करने के लिए किया है, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग परचेज करने पे या बिल्डिंग को ठीक ठाक कराने पे आपने कोई खर्चा किया है, प्लांट या मशीनरी लेकर के आए और मशीनरी को इंस्टॉल कराने तक का जो खर्चा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि इनका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड में रिसीव होना है, इसीलिए इनको असेट साइड में लिखो। दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका फुल बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ही रिसीव हो जाएगा, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गए, गुड्स जो आपने परचेज किए उनकी कॉस्ट हो गई, वो सारे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है उनको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो। ऐसे एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, सिर्फ आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते। फिर कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए किया है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपने डे टू डे रनिंग के लिए किया है, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना उसको बनाए रखता है, मतलब ताकि स्मूथली काम करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या है, नॉर्मली लॉन्ग पीरियड में काफी सालों तक मिलने वाला है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप दिखाते हो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? यस मैम। देन कहते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब देखो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो है तो आपके रिवेन्यू नेचर के, लेकिन उनका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलने वाला है। मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, पर उनका बेनिफिट आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे लंबे टाइम तक मिलने वाला, 3 से 7 साल तक। तो इसीलिए
आप उसमें दोनों कैपेसिटी लेकर के चलते हो, रेवेन्यू वाली भी और कैपिटल वाली भी, यानी उनका कुछ पोर्शन तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, ठीक है, और बाकी का पोर्शन जो है वो आप एसेट साइड में शो करते हो। यानी एक तरीके से जिस पोर्शन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया वो आपका रिवेन्यू नेचर का, और जिसको आप असेट साइड में शो करने वाले हो वो आपका कैपिटल नेचर। मान लो एक फर्म है जिसने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया है। अब एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया है तो ऐसा तो है नहीं कि एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट सिर्फ आपको इसी साल मिलने वाला है। उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको, आप ये मान के चलते हो कि 4 सालों तक मिलेगा, तो जितना बेनिफिट इस साल मिलने वाला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। यानी भाई हमने माना हर साल 50-50 हजार का बेनिफिट मिलेगा, तो 50,000 रुपए आपने P&L में डाले और बचे हुए 1,50,000 एसेट साइड में डाले। हर ईयर उसमें से 50-50 हजार कम होते चले। क्लियर है? यस मैम। मैम कहते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। देखो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस का मतलब है कि आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में या सेल करने में कितना अमाउंट आपने इनकर किया है वो आपका एक्सपेंस है। फिने और मिलर के अकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट है किस चीज की, थिंग्स को यूज करने की या सर्विसेज, यानी सर्विसेज या थिंग्स को यूज करने की वो कॉस्ट है जो आप रिवेन्यू जनरेशन के पर्पज से यूज कर लेते हो। जैसे आपके गुड्स सोल्ड की कॉस्ट हो गई, रेंट कमीशन या सैलरी के ऊपर जितना अमाउंट पे किया है उसकी जो कॉस्ट है, असेट की वैल्यू में जो डिक्लाइन आ रहा है जैसे डेप्रिसिएशन है, वो सब आपके एक्सपेंस हो गए। अब इनकम क्या है, देखो रिवेन्यू के साथ हम एक्सपेंस लेते और इनकम के साथ भी एक्सपेंस ले लेते हैं, लेकिन रिवेन्यू और इनकम सेम नहीं है, ठीक है। इनकम जो है रिवेन्यू से डिफर करता है। आपने कोई गुड्स सेल की और वहां से जो अमाउंट रिसीव किया वो आपकी रिवेन्यू है, जबकि उस गुड्स की जो कॉस्ट थी वो आपका एक्सपेंस था। तो इनकम क्या है, इनकम होगा सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। यानी एक तरीके से सिंपल टर्म्स में कहूं तो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, अब प्रॉफिट तो पूरे बिजनेस का निकल करके आता है, तो सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन में जो आपका प्रॉफिट है वो एक तरीके से आपकी क्या है, इनकम है। मान लो 4 लाख की गुड्स आपने सेल की 5 लाख, तो 5 लाख का जो अमाउंट है वो तो आपकी रिवेन्यू हुई। गुड्स की कॉस्ट यानी 4 लाख रुपए वो आपका एक्सपेंस हुआ, और दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए, हम जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में प्रॉफिट बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, प्रॉफिट क्या है फिर। मैंने कहा जब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का हम रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस देखते हैं तो वो इनकम है, और टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का डिफरेंस जब हम देखते हैं तो वो क्या है, आपका प्रॉफिट, ठीक है। यस मैम। यानी जब इकट्ठी सारी रिवेन्यू का टोटल करते हैं, सारे एक्सपेंस का टोटल करते हैं, अब एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट आपकी जो मतलब ओनर्स जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दे। फिर बात आता है कि गेन क्या है। गेन है, देखो इनकम जो होती है ना वो होती है आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, गेन जो होता है वो होता है उन मॉनेटरी उन बिजनेस एक्टिविटीज से जो बिजनेस की तो है, बिजनेस से रिलेट तो करती है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। वो मॉनेटरी बेनिफिट या वो प्रॉफिट या वो एडवांटेज
जो आपने ऐसे इवेंट या ऐसी एक्टिविटीज से रिसीव किया है जो बिजनेस से रिलेटेड है, इंसिडेंटल है बिजनेस से, लेकिन डेली नेचर की नहीं है, जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट हो गया, कोर्ट केस विनिंग हो गई, असेट की वैल्यू में अप्रिसिएशन हो गया, तो वो आपका क्या है, गेन। क्लियर है? यस मैम। देन कहते हैं कि लॉस क्या है। लॉस के भी दो मीनिंग है। एक तो जब आपके टोटल एक्सपेंस आपके टोटल रिवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो आपको लॉस होता है। रिवेन्यू 2 लाख की, एक्सपेंस 2,40,000 की, तो वो लॉस। दूसरा ये हो सकता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिससे फर्म को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, जैसे आग लग गई, वो सामान जल गया, बेनिफिट तो रिसीव नहीं हुआ ना, तो वो आपका क्या होगा, लॉस। अब जो लॉस है वो एक्सपेंस से अलग है। कैसे अलग है? एक्सपेंस आप इनकर करते हो किस चीज के लिए, रिवेन्यू जनरेशन के लिए, जबकि लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, रिवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं होता। जैसे असेट का चोरी होना, वो क्या है, वो लॉस है, जबकि डेप्रिसिएशन असेट के ऊपर जो है वो क्या है, एक्सपेंस।